आज हम लोग सर्कल में कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल में आप पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है और सिमिलर का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का हिंदी होता है सर्वांगसम। मीन्स संधि विच्छेद यदि इसका करें हम तो हमको मिलता है सभी अंग समान, सर्वांगसम। सर्वांगसम सर्वांगसम बोल रहा हूं मैं बार बार। डेफिनेशन होगा इसका कि टू फिगर्स, फिगर्स कैसा, ज्योमेट्रिकल फिगर, कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स, टू फिगर्स आर said to be congruent if their shapes and size are equal। दो फिगर, कोई भी दो फिगर का यदि शेप एंड साइज दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। उसी प्रकार यदि हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल के बारे में बात करें तो इसके कंडीशंस क्या है, क्योंकि सर्कल टोटली किस पे डिपेंड करता है, सर्कल डिपेंड करता है रेडियस पे। यदि दो सर्कल का कॉन्ग्रुएंट होने का यानी शेप एंड साइज दोनों इसके इक्वल होने का सिर्फ एक कंडीशन है कि उसका रेडियस इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, इसको डेफिनेशन में समझते हैं। टू सर्कल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट if their radii are equal, यानी दो सर्कल के रेडियस जो है वो इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि सर्कल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे देखिए रेडियस इक्वल होगा तो इसका क्या क्या इक्वल होगा, रेडियस इक्वल होगा तो इसका एरिया इक्वल होगा। इस कंडीशन में ये भी मान लीजिए R1 है तो ये पाई R1 स्क्वायर और ये R2 है तो पाई R2 स्क्वायर। अब देखिए R1 इक्वल टू यदि R2 है तो पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो उसकी वैल्यू तो सेम होगी। दूसरा इसका सरकमफ्रेंस भी इक्वल होगा, इसका सरकमफ्रेंस भी इक्वल होगा। सर्कमफ्रेंसेस भी इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, पहला का सर्कमफ्रेंसेस होगा 2 पाई R1 एंड दूसरे वाले का होगा 2 पाई R2। यहाँ 2 पाई कांस्टेंट है तो पाई का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। R1 इक्वल टू R2 है ही है। तो इस प्रकार ये दोनों किसी भी कंडीशन में इसका कुछ भी निकालिए, पेरीमीटर चाहे एरिया चाहे डायमीटर कुछ भी, या एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर एंगल पे डिपेंड करता है, लेकिन बाकी एरिया और सर्कमफ्रेंस जो होंगे वो रेडियस पे डिपेंड करते हैं। तो इस प्रकार हम सर्कल में क्या देखते हैं, यदि दो सर्कल का रेडियाई यदि इक्वल है, रेडियस यदि इक्वल है, तो उस दोनों सर्कल को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हिंदी होता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है ये देखते हैं। एक सर्कल पे ऑल वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम ऐसे समझें कि ऑल पॉइंट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द
lie on the circle, that is called cyclic quadrilateral. इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं. A quadrilateral is said to be cyclic if their all vertices lie on the circle. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है. ये देखिए लाई है ना, ए बी सी डी. इस सर्कल के पे चारों इसके जो वर्टिसेस हैं वो सिचुएटेड है, लाई ऑन है. इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. हर प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होता है. पहला क्या है कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स is equal to 180 degree, such that angle A plus angle C is equal to 180 degree and angle B plus angle D is equal to 180 degree. This is the most important properties of the cyclic quadrilateral. हम लोग अब पढ़ेंगे थ्योरम के बारे में. थ्योरम का मतलब होता है प्रमेय. थ्योरम होता क्या है? थ्योरम इज द प्रूवन स्टेटमेंट which is used to prove same types of problem. Same types of problem. आप लोग यूक्लिड्स थ्योरम में तीन चीजों के बारे में पढ़ा होगा: स्टेटमेंट, थ्योरम और एक्सियम. स्टेटमेंट वो होता है जो कि सेंटेंसेस विच आर डिलीवर बाय समवन एल्स, तो उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट. जैसे कोई भी वाक्य दूसरे का वाक्य हो तो उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट. जैसे न्यूज़पेपर में आपने देखे होंगे कि जो न्यूज़पेपर का जो एंकर होता है जो एंकर होता है वो कभी भी ऐसा नहीं कहता है कि मैंने ये कहा. वो हमेशा कोशिश करता है कहने का कि सेंटेंस मेरे नहीं है, सेंटेंस दूसरे के हैं. जैसे पीएम सेड या पीएम सेज, पॉलिटिकल पार्टी लीडर सेज, जस्ट लाइक दैट. दूसरा हमने बताया आपको थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी प्रूव्ड होता है. उसका यूज हम लोग करते हैं उसी प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तीसरा मैंने बताया एक्सियम एक ऐसा यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है. एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं उसको. एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जिसको प्रूव करने की आवश्यकता ही नहीं होती है. एक्सियम इज द यूनिवर्सली प्रूव, देयर इज नो नीड टू प्रूव द एक्सियम्स. तो इस कंसेप्ट पर चलता है. तो इसी प्रकार हम लोग थ्योरम के बारे में पढ़े हैं कि थ्योरम प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज हम लोग उसी प्रकार के प्रॉब्लम को प्रूव करने के लिए करते हैं या सेम टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं. सर्कल में जो फर्स्ट थ्योरम
जनरली जानने की जरूरत होती है वो ये है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब देखिए इसमें समझना कैसे होता है कि इसमें गिवन क्या दिया हुआ है। जो सेंटेंस इफ से लिखा होता है, इफ से स्टार्ट हो, इसका मतलब गिवन होता है, यानी उसको हम गिवन दैट पे लिखते हैं। जो सो दैट करना होता है उसको रिक्वायर्ड टू प्रूव में लिखते हैं। तो हम फिगर पहले बना लेते हैं। क्वेश्चन है कि इक्वल कोड्स, सपोज दैट कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसके पास जो दो कोड्स हैं वो A, B है और C एंड D है। इसको हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से ज्वाइन कर दे रहे हैं, दैट वन। अब हमको प्रूव करना है कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। लेट AB एंड CD be chords, गिवन दैट में क्या हो जाएगा, गिवन दैट में हो जाएगा एंगल, सॉरी गिवन दैट में क्या होगा, इक्वल कोड्स गिवन है तो AB इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, CD। रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या लिख देंगे, क्या प्रूव करना है हमको कि सबस्टैंडर्ड इक्वल एंगल एट अ सेंटर। एट अ सेंटर ये है, ये दोनों कोड से जो एंगल बन रहा है वो ये और ये है, यानी AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये हमको प्रूव करना है। प्रूफ पे चलते हैं। अब प्रूफ से पहले हम चाहे तो कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं कि ज्वाइन AO एंड OB एंड OC एंड OD। ये हमने ज्वाइन किया था बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था। तो हम आप लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जहां जरूरत पड़े वहां दिखा सकते हैं। अदरवाइज ये यदि सेंटर है तो ये जो पॉइंट आगे जो भी सरकमफ्रेंस पे पॉइंट बन रहा है उनको ज्वाइन करने का हमारा अधिकार है, और सेंटर से वो जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस होती है वो रेडियस ही होती है। तो अंडरस्टूड है कि मजबूरी है कि हमको उसको ज्वाइन भी करना है और उसका बेनिफिट भी है ज्वाइन करने का। तो हम किस ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD दोनों ट्रायंगल में हमने ले लिया। जैसे जैसे टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो OA इज इक्वल टू OC, ये रेडियाई है। OA इज इक्वल टू OC, ये रेडियाई है। दूसरा देखिए AB, यहां से देख लीजिए AB इज इक्वल टू इधर क्या है CD, ये इक्वल कोड है जो गिवन है, ऐसे लिख सकते हैं, गिवन है, गिवन है। एंड तीसरी चीज हमको एक और रेडियाई है OB इज इक्वल टू OD, ये भी रेडियाई है। रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई है। अब आप समझिए कि मैंने ऐसे क्यों लिखा। आप ट्रायंगल में पढ़े होंगे कि जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है CPCT के कंटेंट में, तो जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो OAB और OCD ले लिए तो कोरस्पॉन्डिंग OA हुआ, तो OA का कोरस्पॉन्डिंग OC होगा, AB का कोरस्पॉन्डिंग CD होगा और OB का कोरस्पॉन्डिंग OD होगा। तो इससे हम तुलना करेंगे। Therefore, ट्रायंगल OAB congruence of triangle OCD by, अब क्राइटेरिया चूज करिए। देखिए तीनों क्या है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है
और ये भी साइड है। 1 पाई को इंडिकेट कर रहा है, 2 पाई को इंडिकेट कर रहा है, 3 पाई को इंडिकेट कर रहा है। तो बाई साइड साइड साइड, क्राइटेरिया कौन सा लगा? बाई साइड साइड साइड, बाई साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड है। तो तीनों साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाई CPCT, बाई CPCT एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, हेंस प्रूव्ड। अब एक चीज समझ लीजिए, CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? CPCT का फुल फॉर्म होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी संगत जो भुजाएं हैं किसी ट्रायंगल का वो होता है। इसको एक ट्रिक के द्वारा याद कर लीजिए, यदि नहीं CPCT आपको याद हो रहा है तो इसको फुल फॉर्म ऐसे दिमाग में याद कर लीजिएगा, फनी के लिए है। चाय पियो कप तोड़ो, क्या इसको याद कर सकते हैं? चाय पियो कप तोड़ो, यानी चाय पियो कप तोड़ो CPCT, चाय पियो कप तोड़ो CPCT, ऐसे याद कर सकते हैं। और इसका एक्चुअल जो होता है वो होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो ये जो चीज लिखा हुआ है कि इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट अ सेंटर, दैट इज द प्रूफ। थ्योरम नंबर 2 है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। ये जो थ्योरम हम लोग फर्स्ट पढ़े थे उसी का कन्वर्ज है। कन्वर्ज का मतलब उल्टा। उसमें हम लोगों को क्या प्रूव करना था? chords are equal। इसमें सॉरी एंगल्स आर इक्वल, और इसमें दिया है एंगल इक्वल है, कोड को इक्वल करना है, उसमें इक्वल कोड था। ओ सेंटर है, कोई भी दो कोड ले लेंगे, AB और BC ले लेते हैं। इसको हम फिर एज इट इज ज्वाइन कर देते हैं। अब हमको प्रूव करना क्या है? ये गिवन दैट है, दैट इज इक्वल टू दिस वन, और प्रूव करना है कि कोड्स आर इक्वल है। तो मैंने जैसा कि ट्रिक बताया था कि इफ दिया हो इसका मतलब वो गिवन है, तो यहां क्या लिख देंगे? गिवन दैट क्या गिवन दैट होगा? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB। गिवन दैट क्या हो गया? एंगल AOB इज इक्वल टू COB। हमको प्रूव क्या करना पड़ेगा? रिक्वायर्ड टू प्रूव हमको क्या करना पड़ेगा इसमें? कॉड AB इज इक्वल टू कॉड CD। कंस्ट्रक्शन से जैसे मैंने कहा कि इसमें हम चाहे तो उस क्वेश्चन में भी लिख सकते थे। ज्वाइन OA, OB and OC। Now in triangle AOB and triangle BOC, अब देखिए मैंने बताया था कोरस्पॉन्डिंग कंडीशन से लेते हैं, तो AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BO। AO BO क्या है? ये रेडियाई है। सेकंड
OB इज इक्वल टू OC, ये वाला पार्ट इसमें ये कॉमन है, OB इज इक्वल टू OB कॉमन है, यानी OB इज इक्वल टू BO क्या है, कॉमन है। तीसरा सिचुएशन है क्या, AB और BC का, जो हम लोग को पता ही नहीं है, यही प्रूव करना है। इसमें एंगल वाला कंडीशन हमको पता है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, ये गिवन है। देयरफॉर बाई कौन से क्राइटेरिया लगा इसमें, चेक इट आउट, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, और ये एंगल इक्वल टू दिस वन। तो यहां लगेगा क्या, क्राइटेरिया चेक कर लीजिए इसमें, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल AOB congruence of triangle COB, hence AB इज इक्वल टू कौन, ये भी क्या है, कॉड है, AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, यहां CD लिखा गया है, CD नहीं है, ये BC है। AB इज इक्वल टू BC बाई CPCT, corresponding part of congruence triangle, proved। नेक्स्ट थ्योरम है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका कहने का मतलब है कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन यदि कॉर्ड पे डाली जाती है तो ये कॉर्ड को दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट में, बाई मतलब टू, सेक मतलब सेक्शन, टू इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना। दैट इज, सपोज दैट हमने ले लिया कॉर्ड AB है, सेंटर O है, O से हमको परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की जाती है, सपोज दैट एक पॉइंट P पे मिलती है, तो ये क्या होगा, इसको हमको प्रूव करना होगा कि AP इक्वल टू PB के बराबर है। ज्वाइन कर देते हैं इसको। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड, यानी कोड पे परपेंडिकुलर लाइन पड़ रही है, कहां से, सेंटर। और वैसे भी सेंटर से जो लाइन जाती है, मैंने टेंजेंट में बताया था, वो परपेंडिकुलर ही होती है, किसी भी पॉइंट पे जाएगी वो परपेंडिकुलर ही होगी। यदि टेंजेंट बनेगा तो अब कोड की कंडीशन में भी परपेंडिकुलर होती है। तो हम पहले क्या ले लेते हैं, लिखना ऐसे ही है, आपको जो भी कंटेंट है वो लिखना पड़ेगा। तो लिखने सीखिए, लेट AB be the code of circle and O be the center of circle। तो गिवन दैट क्या है, गिवन दैट होगा, देख रहे ना परपेंडिकुलर लाइन चल रही है, तो OP परपेंडिकुलर टू AB। अब आपको अंडरस्टूड है कि जो कोई लाइन किसी दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर पड़ती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए सिंबल मैंने बना दिया है। तो आप इसको क्या लिख कर सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सच दैट एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये समझने वाली बात। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है हमारा, AP इज इक्वल टू PB, ये इसके बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। प्रूफ पे चलते हैं। दो ट्रायंगल हमको लेना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन जरूरी है, यदि आप लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं कि ज्वाइन
एंड ओ बी। नेक्स्ट प्रूफ पे आते हैं। ट्रायंगल लेंगे कौन कौन सा, ओ पी ए, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अब देखिए पहला कोरस्पॉन्डिंग पार्ट पे हम आ गए। ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन है, परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो ये कॉमन है, दोनों में है, देख लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं क्या, ओ ए और ओ बी के बारे में। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये रेडियाई है और रेडियस आपस में इक्वल होते हैं, पता है। तीसरा चीज जो है हमको क्या मिला है, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ईच 90 डिग्री। सेम मेजरमेंट का एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। अब समझने वाली बात है कि इस पे क्राइटेरिया कौन सी लगेगी। ध्यान दीजिए, हाइपोटेनस इक्वल है, ईच 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है, इक्वल हो गया। अब इस ट्रायंगल को देखते हैं, OPA को और OPB को, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में सिचुएशन 99% बनता है कि दोनों के बीच क्राइटेरिया जो लगेगा RHS का लगेगा। अब RHS का मतलब ऐसा नहीं है, राइट हाइपोटेनस साइड के बाद यदि सपोज दैट दोनों एंगल दे दिया होता तो वहां हम नहीं लगा पाते। 90 डिग्री होना चाहिए वन ऑफ द एंगल, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक इक्वल होना चाहिए। आप यहां देखिए ना, एंगल साइड साइड कोई क्राइटेरिया होता नहीं है, साइड साइड एंगल कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है। तो इस प्रकार बाई RHS ट्रायंगल OPA congruence of triangle OPB by RHS criteria triangle OPA is congruence of triangle OPB हो जाएगा। नेक्स्ट हमको क्या प्रूव करना था, AP is equal to PB, hence AP is equal to क्या हो जाएगा, PB by CPCT प्रूव्ड। अब AP is equal to PB कैसे हुआ भाई, इक्वल बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल मतलब ये देखिए AP PB के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों बेस है, ये कॉन्ग्रुएंस हुआ। कोई पूछ दे कि ये एंगल और ये एंगल के बीच का क्या रिलेशनशिप है, ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के बराबर होता है क्योंकि दोनों को एक दूसरे पे रखेंगे तो ये एंगल इस पे आएगा, ये एंगल इस पे आएगा, इसको हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बोलते हैं। और इसको याद करने के लिए क्या बोलते हैं, चाय पियो कप तोड़ो। थैंक यू वेरी मच।